चलो सोशियोलॉजी के 2 ही आंसर है ना, तुमने 2 ही भेजा है। अरे देखो तो, वही तो कर रहा हूँ। 2 ही है और भी होगा। जाके देखो अच्छे तरीके, 2 ही भेजा तुमने सोशियोलॉजी के। ठीक है चलो सुनो। भारत में क्षेत्रवाद की समस्या को हाल के उदाहरण को संदर्भित करते हुए विवेचना कीजिए, इसने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को किस प्रकार बाधित किया। अभी जीएस के लिए भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट यूपीएससी पूछता है। ठीक, अब देखो सुनो ध्यान से, कभी मैं फिर मैं बार-बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें समझा करो। अभी मान लो 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक, अब देखो पहले भारत में क्षेत्रवाद की समस्या को हाल के उदाहरण को संदर्भित करते हो। पहली बात तो क्षेत्रवाद क्या है तो ये बता दो, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद में एग्जांपल बता दो कि समस्या को हाल की कैसे, मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई क्षेत्रवाद के कारण वो बता दो। विवेचना कीजिए, इसने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को किस प्रकार बाधक किया, ये बताना आपको कि कैसे चैलेंजेस खड़े किए राष्ट्र निर्माण की जो है उसमें। ठीक है, नेशनल बिल्डिंग। एक क्षेत्र विशेष के लोगों को अपने क्षेत्र के साथ अधिक ये क्या है, अंध लगाओ, जिससे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं और पूरी ठीक है ध्यान से देखो। कुछ समुदाय, पूरी क्षेत्र, कुछ समुदाय, ये कुछ नहीं होता, थोड़ा अच्छे से लिखो। क्षेत्रवाद की मांग, जैसे मान लो खालिस्तान का मुद्दा हो गया, ये लिखो ना। ग्रेटर नागालैंड की मांग हो गई, ठीक है, ये क्षेत्रवाद है। हाँ बोलो वैशाली, क्या बोल रहे हो? सर हमारे सी सेट में 48 नंबर आए हैं 70 में। मतलब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? 70 में से 70 में से 48। ठीक है, पर मेरे अनुसार इसमें 55 तक क्वेश्चन सही होने चाहिए। सब लोगों के इतना ही सही हुआ है, किसी का 39 हुआ है, किसी का 48 हुआ है, किसी का 50 हुआ है, 50 से ऊपर कोई नहीं गया। ठीक है चलो, आपने आज टेस्ट सोल्व किया, पहली बार आज मुझे स्कोर बताया, बहुत अच्छी बात है। तो लग रहा है मैथ से डरती हो क्या आप? पहली बार सर हमें मैथ से डर लगता है, रीजनिंग से डर लगता है, डर थोड़ा सा मैथ डर भी नहीं है, उतना ज़्यादा ही डरती हूँ। गलत बात है ना, तो मैथ भी करना है ना। सर मैथ से सर इतना डर लग रहा है, इतना डर लगता है सर कि मेरी रिजल्ट जो है ना आज तक किसी भी, अरे नहीं वो मैथ की वजह से ही नहीं आ रही। डर तो लगता है सर, मैथ के चक्कर में बायोलॉजी ले लिया था हमने इसलिए। ये इसलिए मेडिकल लाइन में आ गए फिर। अच्छा चलो कोई नहीं, पर मैं एटलीस्ट वीडियो बनाता हूँ वो देखा करो डेली, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम तो आज रीजनिंग को पहली बार देखे हैं। अच्छा तुम रीजनिंग को पहली बार देखी हो, तुम्हारे कितने सही हुए? अभी तो तुमने दिया नहीं पूजा पूरा। हमको मैथ ही अच्छा लगता है, रीजनिंग बकवास। रीजनिंग सर हमें तो मैथ बेकार लगती है, रीजनिंग हमारी अच्छी जाती है, जहाँ तक हमें पता है रीजनिंग हमारी बहुत अच्छी है, बस मैथ ही थोड़ी गड़बड़। नहीं आप मैथ तो सही कीजिए, ठीक है चलो ठीक है। तो समझ में आ गया सपना, ये एक तो एग्जाम्पल सही ऐड करो यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो, समस्या के हाल के उदाहरण को संदर्भित करें। विभिन्न लोगों के बीच संघर्ष तनाव में वृद्धि, राज्य केंद्र के मध्य संघर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिख दो, जैसे ग्रेटर नागालैंड को लेके रहता है, कानून व्यवस्था की समस्या, कुछ एग्जाम्पल लिखो। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑप्शनल के तो खास तौर से ऑप्शन क्या, जीएस में अगर जितना एग्जाम्पल रखोगे याद हो ना, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया बाधित, नागरिक स्वतंत्रता का हनन, राष्ट्रीय एकता सुरक्षा के लिए खतरा, आर्थिक विकास में दुष्प्रभाव। यहाँ मणिपुर का अभी जो चल रहा है कितना बड़ा, वो लिखना चाहिए था, ठीक। चलो ठीक है, संदर्भित करते हुए विवेचना कीजिए, इसने राष्ट्रीय निर्माण। अब देखो ये अलग पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, और फिर ये अलग पार्ट है। भारत में क्षेत्रवादी समस्या के हाल के उदाहरण को संदर्भित किया। अब देखो तुमने एग्जाम्पल कहाँ दी, ये तो कारण बताए ना, उदाहरण पूछ रहा हूँ आपसे। चलो इधर दिए। वैसे तो क्षेत्रवादी समस्या कोई नहीं है, ये समस्या समय समय पर होती रही है। समुदाय, जातियों, सरकार या जातियों या राज्य सरकार के मध्य संघर्ष क्षेत्रवाद के स्वरूप भी। हाल ही में घटना के बारे में देखो तो क्षेत्रवादी समस्या में देश की समस्या बनी हुई है, जिसने हाल ही में उग्र हुआ खालिस्तानी संघर्ष ने अमेरिका में मार्च 2023 के भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जो सन 1940 में आए खालिस्तान की धारणा आज भी भारत के लिए क्षेत्रवाद का कारण बनी हुई है। ये बात सही है। वर्तमान सरकार का गोहत्या प्रतिबंध केंद्र तथा तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच उत्पन्न विवाद भी क्षेत्रवाद का उदाहरण है, ठीक है। जब क्षेत्र विशेष की मांगों को लेकर कोई आगे बढ़ते हैं ना, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो
हाल ही में सामने आया कि मणिपुर का कुकी और मैती संघर्ष क्षेत्रवाद का उदाहरण है जो पूरे देश के लिए समस्या बना हुआ है। ठीक है, दो राज्यों के बीच तमिल और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद भी क्षेत्रवाद का एक उदाहरण है। ये एग्जाम्पल कहाँ से, मतलब आपको कैसे लग रहा है कि क्षेत्रवाद के एग्जाम्पल है? झारखंड में बोडो जनजाति क्योंकि सब कहीं ना कहीं ये क्षेत्रवाद के भी हैं और ये अपने खुद के एक पर्सनल वो भी हैं। तो इसमें एक तो नोट्स में थे और फिर फिर मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा देखो ज़्यादा एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, 3 एग्जाम्पल लिखो। देख, खालिस्तान मुद्दा तो सबसे मेन चीज़ है ही, ठीक है। दूसरा मुद्दा एक नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड। थर्ड वाला लिखना चाहो ना, कभी कभी है ना दक्षिण भारत के देश भी अलग से अलग भारत की मांग करते हैं वो लोग, दक्षिण भारत की मांग करते हैं। तो ये भी क्षेत्रवाद का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बचना चाहिए, इतना माइन्यूट लेवल पे मत जाओ चीज़ों को, ठीक है। जो बड़े बड़े मुद्दे उसको उठाओ, ठीक है। चलो, ठीक है। यह क्षेत्रवाद की समस्या राष्ट्रीय एकता अखंडता पर खतरा है। भारत जहाँ विविधता वाला देश है, क्षेत्रवाद की समस्या विविधता में एकता जवाहरलाल नेहरू ने के वाक्य को खंडित करती नजर आ रही है। लोग विविधता होते हुए भी समन्वय बनाने रहते हैं, वहीं यह क्षेत्रवाद समस्या उन्हें अशांत तथा उग्र बनाती जा रही है, जो देश की संस्कृति, विविधता युक्त समाज, सभ्यता आदि के लिए खतरा है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। चलो, आपने संदर्भित करते, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब विवेचना कीजिए, इसने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को किस प्रकार बाधित किया। अब आपको ये बताना कि कैसे ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। ठीक। अब ये देखो, ये गायब है तुम्हारा ये पार्ट। मैंने 2-3 ही लिखी थी, इस पे तो और ही आ ही नहीं रहा था मेरे को। अरे भाई, उल्टा वो सबसे मेन पार्ट है क्वेश्चन का। अतः क्षेत्रवाद की समस्या भारत में गहराई जा रही है। इसके निदान के लिए सुसंगत संगठित चरणबद्ध नीति की आवश्यकता है। अगर हम लोगों में एकता, त्याग तथा देश के प्रेम की भावना जागृत कर दें तो संभवतः क्षेत्रवाद की समस्या से कहीं करता समाप्त किया जाएगा। वही देखो, इनकम्प्लीट आंसर है। ठीक है। अगर वो पूरा होता फिर कितने नंबर मिलते? जब जिस दिन पूरा लिखोगे उस दिन मिल जाएगा। चलो, अब देखो एक आंसर और बचा तुम्हारा। और हाँ, वैशाली आज तक तुमने कभी आज तक को भी कोई आंसर नहीं लिखा वैशाली? इसके बाद है ये, तो मैंने पॉलिटिकल गलती से मेरे को पता नहीं चला। हेलो, हाँ बोलो वैशाली। ये है सर लिखे रखिए, हमारे पास लिखी रखी। तो वो आपके पास रखने के लिए नहीं लिखे हो, आप मेरे से चेक कराने के लिए। सर वो प्ले स्टोर नहीं है, वो गायब है सर। वो पहले हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर हमें इकट्ठे भेज देंगे आप। नहीं इकट्ठे नहीं भेजेंगे, तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे इतने सारे। एक दो करके भेज देंगे। हाँ, आप भेजो ना, तो कब लेकिन सर कभी नहीं करती तो वो डिमोटिवेट हो जाता है सर। तुम लगा था इसमें क्या डिमोटिवेट होना? अरे भाई, जब तक आपकी कमियों को पता नहीं चलेगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे जीवन में, बताइए। तो फिर चलो ठीक है सर, हम लिखे तो है सर, लेकिन वो लिखे रखिए मेरे पास, सुरक्षित हो हमारे पास। सुरक्षित मत रखो उसको। उसको चेक कराओ। लैंग्वेज कितनी अच्छी लगती है। सुरक्षित मत रखिए उसको, चेक करवाइए। चलो ठीक है, एक काम करें। हाँ ठीक है सर, हम भेज देंगे, आगे भेज देंगे। हाँ ठीक है, मैं आपको सुरक्षित रखिए, लेकिन तो पता। अरे सुरक्षित नहीं रखना उनको। चेक करवाना। ये कहाँ से है? MP से। अच्छा, MP में ऐसे बोलते हैं? टीकम करती है। वैशाली कहाँ, वैशाली MP में कहाँ से वैशाली तुम? बुंदेलखंड से। सर हम टीकमगढ़ से। बुंदेलखंड, टीकमगढ़? अरे नहीं, हाँ, वो बुंदेलखंड में आता है और मेरा रीवा बघेलखंड में आता है। अच्छा, ये बुंदेलखंड में आप उनको जानते होंगे। ये कौन है जो राजेंद्र जी महाराज जी, उनको जानते होंगे आप? उनका वहाँ पे है। कौन है सर ये? चलो ठीक है, मैं कभी बताऊंगा, वहाँ पे है। मतलब एक मंदिर। हाँ, राजेंद्र दास महाराज, तो वहीं के तो फेमस है वो वहीं उनकी जन्म स्थली है। हाँ, कुंडेश्वर है, ओरछा धाम है। हाँ, ओरछा धाम, ओरछा धाम, ओरछा धाम, ओरछा धाम वहाँ पे है। चलो ठीक है, चलो सुनो। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। समकालीन भारत में इस प्रक्रिया के समक्ष कौन सी समस्या विद्यमान है? ये विद्यमान है, कंप्लीट लिखो। इस दिशा को उपयुक्त सुझाव देगा। देखो इस क्वेश्चन ये 15 नंबर का क्या, 20 नंबर का क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना कैसे। अब इसमें देखो, इसमें 3 क्या डिमांड है इस क्वेश्चन की। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। पहली बात, पहला डिमांड ये होगा, ठीक है। आगे देखो, समकालीन भारत में इस प्रक्रिया के समक्ष कौन सी समस्या विद्यमान है, दूसरा पार्ट होगा।
इस दिशा में कुछ सुझाव दीजिए, सॉल्यूशन देना। 3 पार्ट हो गए, 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हर पार्ट के एक अलग अलग नंबर होते हैं, देखिए आपका। राष्ट्र का वृहद संदर्भ मनोवैज्ञानिक ऐक्य का भाव है, जो किसी राज्य के आधार पर निर्मित होता है तथा जहाँ के लोग एक ही राष्ट्र के प्रति अखंड निष्ठा रखते हैं तथा एक राष्ट्र के लोग अपने को अन्य राष्ट्र से अलग रखते हैं। अभी काट का दिया, ये यहाँ पे आ नहीं रहा था ना, इसीलिए। ये कहाँ भाग गया तुम्हारा क्वेश्चन आंसर? अरे वही है, पीछे देखो ना, वही है। यहाँ पे ये तो कंक्लूजन आ रहा है। अच्छा, यहाँ से ठीक है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मुख्यतः 2 संदर्भों में देखा जा सकता है, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद। अब बात है क्वेश्चन क्या था, वहाँ पे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। चलो हाँ ठीक है, ये तो है। और समकालीन भारत में इस प्रक्रिया समझ कौन सी समस्या दिशा में कोई सुझाव भी दीजिए, ठीक है। ये किसका वो आ रहा आवाज़, साइलेंट करो अपनी तरफ से। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश काल में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। अंग्रेजों द्वारा पूरे भारत को एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित करना तथा उनके द्वारा संचारी यातायात के साधनों का विकास, ठीक है। ब्रिटिश शासन के रूप में एक समान विदेशी शत्रु उपस्थित तथा स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं द्वारा विदेशी शत्रु के विरुद्ध भारतीयता के आधार पर लोगों का एकीकरण, समान सांस्कृतिक पहचान की विद्यमानता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में देखा जा सकता है। सपना, मैंने उस दिन भी बोला था कि सोशियोलॉजी का आंसर में थिंकर का यूज़ करना सीखो। तुम्हारा जीएस का आंसर है, एक भी तुम्हारे थिंकर नहीं दिखा उस क्वेश्चन में। मुझे नहीं याद नहीं होते, पर मैंने नहीं कुछ लिखे हैं, जैसे गांधी जी के, नेहरू जी के, आगे लिखे हैं देखो। भारतीय संविधान ये थिंकर है। थिंकर नहीं है, बट इन्होंने कुछ लाइनें बोली थी ना, तो भारतीय संविधान जिसमें नागरिकों के मूल अधिकार, ये नागरिकों के मूल, ये गलत लिखा तुम। ये थोड़ा देखा करो, मैं कितनी बार बोला, एक बार पढ़ा करो, एक बार यहाँ भेजने से पहले, गलतियाँ पकड़ में नहीं आएगी। नागरिक मूल अधिकार दिए राष्ट्र के नीति निर्देशक तथा जिसमें लोगों के कल्याण की बात कही गई तथा भारत की प्रस्तावना जिसमें संविधान का मर्म को भारत की जनता के लिए अहम मूल कर्तव्य जिसमें जनता लोगों के राष्ट्रीय प्रति कर्तव्य। शासन की एक संघीय प्रणाली जिसमें प्रतिकरणीयता पर ध्यान दिया गया, जिसमें न्यायालय की बात एक न्यायिक प्रणाली के तहत में वर्णित है जो सभी के लिए समान है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में समाजवाद नेहरू जी का उद्देश्य था रखा गया, जिसकी झलक राजनीति से तत्वों में अनुच्छेद 48, 44 आदि में मिलती है। ये इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी। एकीकरण की नीति जो हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें केवल नागरिकता, न्याय प्रणाली तथा आपातकालीन संघीय प्रकृति है। भारतीय आर्थिक विकास के लिए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया संबंधित एलपीजी देखा जा सकता है, जिसने आज भारत में आर्थिक विकास में योगदान दिया, जिसके बाद में राष्ट्रीय कंपनी, प्राइवेट सेक्टर, कृषि पक्ष में प्रतिष्ठा कर भारत की विश्व 5 सबसे बड़ा फैसला हुआ। अब ये चीज़ें सही पूछ रहा हूँ आपसे, थोड़ा देखा करो कहाँ तक लिखना क्या है। प्रक्रिया में बाधक कारक क्या है, अब देखते हैं। भारतीय समाज में विद्वान, विविधता, धर्म, जाति और संस्कृति आदि के लोग रहते हैं। विविधता कोई नकारात्मक तत्व नहीं है, परंतु वह भी सत्य है कि भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया खतरा भी विविधता से ही है, ठीक है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न शब्दों में एक दूसरे के विरुद्ध भड़काकर कमजोर किया था। आज भी ये विविधताएं समस्त भारतीयों के राष्ट्र रूप से सम्मिलित के मार्ग में क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदाय, जातिवादी जैसी घटनाओं के रूप में बाधक। अब फिर बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, ऐसे भी समकालीन संदर्भ एग्जाम्पल पूछ रहा आपसे। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में क्षेत्रवाद एक सबसे बड़ा अंतर्रोधक बना हुआ, जिसके कारण कई समस्या क्षेत्र उत्पन्न हुई है। गोरखालैंड की मांग, अलग नागालैंड की मांग, उस खालिस्तान की मांग। असम में गैर असमिया, झारखंड में दिक्कों के साथ आदि समस्या का आज राष्ट्र निर्माण में बाधक है। केवल यही नहीं बल्कि समाज का आधारभूत, अब ऐसे नहीं होता, इधर ऐसे आएगा। समस्या जैसे संकीर्ण मानसिकता, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, रूढ़िवाद, पूर्वाग्रह आदि राष्ट्र निर्माण में बाधक रही है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल पूछ रहा था, और वो जो समकालीन संदर्भ, ठीक। सुझाव, भारतीय समाज की आधारभूत, फिर बता रहा हूँ, ये आधारभूत ऐसे आएगा, ये तो एक साथ लिखो उसको, या फिर डैश लगाओ, वो अलग अलग नहीं आता। वो आधारभूत समस्या गरीबी, आर्थिक व क्षेत्रीय विषमता, जाति असमानता, शिक्षा आदि का उन्मूलन कर भारत के विविध समूह, भाषाएं, धार्मिक, संस्कृति के मध्य पारस्परिक अंतर्क्रिया और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाकर विविधता को नकारात्मक भाव के साथ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग करने वाले व्यक्तियों, संगठनों आदि पर को प्रोत्साहित करना तथा परंपरागत भारतीय संस्कृति की सामान्य विशेषता को उभार कर उसको प्रचार प्रसार किया जाता है कि भारतीय संस्कृति विशेष पहचान स्थापित की जा सके।
विदेशी शक्तियों का प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए भ्रष्टाचार को नियंत्रण लगाते हुए बाह्य और आंतरिक सुरक्षा की निगरानी की जाए, विदेशी उत्पादों को समानता देशी उत्पादों को विकसित कर प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, अरे नहीं कुछ और, जैसे मैं वो बता रहा था ना, एक श्रेष्ठ भारत करके अभियान चल रहा है, एक बार हाँ वैसे कुछ नए नए एग्जाम्पल लिखो कि क्या कर इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें नए ठीक है। करंट वाले देख के लिखो। अतः राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश काल से आज तक निरंतर गतिमान रहे, परंतु यह प्रक्रिया निर्बाध नहीं है। इस प्रक्रिया को बाधित करने वाले कारक आज भी बाधक सिद्ध हो रहे हैं, जिसमें एक तरफ भारत की संसद भी महिलाओं को आरक्षण देने के बाद बात की जा रही है, बात की जा रही है। बात सही। तो फिर परंतु दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा में महिलाओं के साथ अवैध व्यवहार इसकी निर्माण प्रक्रिया में बाधक रहा है, परंतु इसके इन नकारात्मक तत्वों को खत्म कर दिया जाए तो राष्ट्र निर्माण सफल हो सकेगा। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है अभी। ठीक, ठीक। भारत में क्षेत्रवाद के स्वरूप एवं प्रकृति का दर्शाइए तथा क्षेत्रवाद की समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारकों की भी चर्चा करें। इस प्रवृत्तियों को रोकने उन्मूलने तो आप क्या सुझाव देंगे? अब देखो फिर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइडेड करो। पहले समझो कि इसके कितने इसके कितने डायमेंशन में इसने पूछा। पहले भारत में क्षेत्रवाद के स्वरूप एवं प्रकृति को दर्शाइए, पहला ये क्वेश्चन है, तथा क्षेत्रवाद की समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारकों को भी चर्चा करें। इस प्रवृत्तियों को रोकने उन्हें तो अपने सुझाव दीजिए। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्षेत्र विशेष के लोगों को अपने क्षेत्र के प्रति अंध लगाव, जिसमें वह अन्य क्षेत्रों के हितों को उपेक्षा करते हैं, यह सकारात्मक तथा नकारात्मक भाव रखता है। ये बात सही है। क्षेत्रवाद को सामान्य दो संदर्भों में देखा जा सकता है, सकारात्मक तथा नकारात्मक। सकारात्मक एक क्षेत्र विशेष के लोग द्वारा अन्य क्षेत्र के साथ लगाव की भावना। नकारात्मक एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपने क्षेत्र के साथ अंतर लगाव के चलते दूसरे की अपेक्षा। क्षेत्रवाद के अनेक प्राकृतिक स्वरूप भी है, जैसे प्राकृतिक स्वरूप उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड बहुप्रदेश भाषा को लेकर दक्षिण राज्यों में, आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु का विवाद और जातीय तुर्की और मैथिल विवाद। ठीक है, तो अभी पहले की तो हो गया स्वरूप में प्रकृति। क्षेत्रीय समस्या को उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए, वे सजेशन देना। क्षेत्रीय विषमता या आर्थिक विषमता, जिसमें असंतोष आक्रोश की स्थिति तथा इनसे उभरी नकारात्मक प्रवृत्ति। ठीक है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यक्रम में अपनाई गई नीतियों में भेदभाव, जिससे सरकार की आक्रोश लगाव की भावना, शून्यता की स्थिति। सही है। अब को कुछ एग्जाम्पल भी लिख दिया करो, जैसे समझ में आया, वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर करता है चीज़ों पे। विरोधी आर्थिक हित व सार्वजनिक हित की वरीयता, जैसे वंचना, गरीब लोगों तथा जरूरतमंदों के बीच हिंसात्मक प्रवृत्ति। राजनीतिक दलों या संगठन द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भड़काना, जैसे चुनाव के दौरान संकीर्णता लाना, भाषा सांप्रदायिकता आदि पर मुद्दा उठाने से। ठीक है, विदेशी शक्ति द्वारा प्रोत्साहन से उनको मिलने वाला बल तथा वैश्विक कारण उत्पन्न अपनी सांस्कृतिक सभ्यता परंपरा संकट से उत्पन्न असंतोष। मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो आपसे देखो क्वेश्चन पढ़ो, हमेशा क्वेश्चन बार बार पढ़ा करो। देखो क्वेश्चन को क्या पूछा, क्षेत्रवादी समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारकों की भी चर्चा करें। चर्चा करने मतलब होता है कि आपको डिस्कस करना। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। चर्चा करने का मतलब ये होता है कि थोड़ा पैराग्राफ फॉर्मेट और अच्छे से लिखो। अब ये देखो यहाँ पे आप छोड़ रहे हो, कैसे कर रहा क्या है वो बताएं। सुझाव, संविधान में उल्लिखित प्रस्ताव और एक्सप्लेन करना है। हाँ, प्रस्तावना को केवल शब्दों में नहीं, व्यक्तिगत जीवन में उतारना, जिससे हम भारत के लोगों को तात्पर्य भारत से एक ही भावना सुदृढ़ करना। सही है। व्यक्तिगत एवं क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर व्याप्त आर्थिक विषमता दूर किया जाए, जिससे बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा आदि को उन्मूलन हो। सही बात है। शिक्षा का अधिकाधिक विकास किया जाए, जो हमारे संविधान के भाषा के भाग 3 के मूल कर्तव्यों में, भाग 3 में मूल कर्तव्य कहाँ से आ गया है? अरे 3 नहीं है वो, मैंने नहीं मूल अधिकार लिखा होगा, मैंने गलती से लिख दिया हुआ मूल कर्तव्य। तथा राजनीतिक तत्व भी इसका प्रावधान करता है। ये गलती है, वहाँ चलिए बताने जाओगे। स्वार्थी दलों, व्यक्तियों एवं संगठनों को सहायता किया जाए तो नीति निर्माता द्वारा नीति का वंचित स्थिति से अंतिम मनुष्य तक लाभ पहुँचाने का ध्यान रखकर बनाई जाए। गांधी। सही है। संचार साधनों की दिशा में सकारात्मक बनाया जाए तो इसके माध्यम से लोगों में सौहार्द का भाव प्रकट किया जा सकता है। अतः क्षेत्रवाद की समस्या स्वयं भाषा में अपनी नकारात्मक नहीं, परंतु इसमें नकारात्मकता आ जाती है। ये समस्या बनकर उभरती है। अगर इस नकारात्मक को खत्म कर दिया जाए तो क्षेत्रवाद की विविधता युक्त भारत में विविधता में एकता के नेहरू जी की सकारात्मक बनकर उभरेगा। फिर मैं बता रहा हूँ, थिंकर्स यूज कर नहीं कर रही हो वो, चलो ठीक है, कोई नहीं, अब थिंकर्स पढ़ना शुरू कर रही हूँ, तो अब मैं जब भी पढ़ूंगी, जब मैं थिंकर्स सारे पढ़ लूंगी तो आंसर्स में फिर हेल्प हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं वो एस एस पांडे की भी गलती है। वो मतलब इन टॉपिकों को ओनली बस वो साधारण फॉर्मेट में लिखाते हैं।
पर मैं फिर बता मुझे रहा हूँ एक भी थिंकर ही नहीं मिला है तो उसमें नोट्स में तो वही तो मैं बता रहा हूँ, पर ये कमी है, मैं फिर बता रहा हूँ, अपनी तरफ से खुद से मेहनत करना पड़ेगा, मैं फिर बता रहा हूँ ये कमी है। ठीक है। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना